की इंटर बैंक में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 1 पैसे इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 197 रुपए 75 पैसे का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत 14 रुपए 82 पैसे बढ़ चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर डबल सेंचुरी भी अबूर कर गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपए 50 पैसे का हो गया। डॉलर पर दबाव के बाद हुकूमती कर्जों में 1700 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। इंटर बैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस पर बात करेंगे शिराज अहमद से। शिराज बताएगा इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी इंटर बैंक मार्केट में डॉलर रुपए को आंखें दिखा रहा है और इंटर बैंक हो या ओपन मार्केट दोनों में ही डॉलर 2 रुपए से जायद जो है वो बढ़ चुका है, जिसके बाद इंटर बैंक मार्केट में डॉलर जहां 197 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ चुका है, तो दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर 200 रुपए 50 पैसे की सतह पर आ चुका है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर से जब हमारी बात हुई तो उनका मौक़िफ़ है कि एक तरफ मुल्क में जारी सियासी रस्साकशी की वजह से माशी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हो रही हैं, जबकि तिजारती खसारे में इजाफा, ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान बढ़ता हुआ फर्क जो है वो रुपए पर दबाव को बढ़ाता चला जा रहा है। उसी वजह से आज इंटर बैंक मार्केट हो या ओपन मार्केट दोनों में ही डॉलर ने नए रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं। नई हुकूमत के आने से अब तक जो है इंटर बैंक मार्केट और में जो डॉलर है वो तकरीबन 15 रुपए महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्क पर आयद वाजिबुल अदा कर्जों की शरह जो है वो 1700 अरब रुपए तक बढ़ चुकी है। वाजिबुल अदा कर्जों की शरह में भी इजाफा हो रहा है। शराज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि इसी हवाले से बात करने के लिए जनरल सेक्रेटरी फॉरेक्स एसोसिएशन ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ओपन मार्केट में डॉलर 200 से ऊपर चला गया है, जबकि इंटर बैंक में 200 के करीब पहुँच गया है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और आगे डॉलर की कदर को आप कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, बात ये जी, इंटर बैंक में डॉलर इस वक्त 200 रुपए पे नहीं है, तकरीबन 197.75 के ऊपर है। जी। और ओपन मार्केट जी सर, ओपन मार्केट में डॉलर 200 से ऊपर चला गया, जबकि इंटर बैंक में 200 के करीब है। 200 रुपए पे है ओपन मार्केट में, और इंटर बैंक के अंदर 197.75 चल रहा है। और इस वक्त बात नहीं है, काफी खराब हालात है पाकिस्तान के। अगर हम देखें तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के वक्त लिए 7 तरीके है, हर आने वाला दिन पहले से खराब है। इसके साथ साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ठीक है, ट्रेड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा खराब है, लेकिन श्रीलंका के साथ एक मिसाल दी जाती है कि हम श्रीलंका के करीब जा रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे एक बात की वजाहत करूँ कि तो श्रीलंका में पहले माशी बहरान आया, फिर सियासी बहरान आया। हमारे यहाँ पहले सियासी बहरान आया, फिर माशी बहरान आया है। तो ये जो इस वक्त माशी बहरान है हमारे यहाँ, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेन सियासतदान है। और जो पिछली हुकूमत गई है उसने जो इम्पोर्ट की और मिस मैनेजमेंट की, उसकी वजह से सारे हालात बने हैं। इस वक्त की अगर हम देखें तो सियासी पार्टीज जो हैं उनको मुल्क को कौम से कोई गर्ज नहीं है, सबको अपने अपनी करप्शन बचाने के लिए या करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। तो अगर सही तौर पे मैनेज किया जाए तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो जाएगा और डॉलर का रेट भी इंशाल्लाह 180 रुपए के करीब वापस आ जाएगा। लेकिन क्योंकि किसी की नहीं है, हालात ठीक करने पे ये सारी गड़बड़ चल रही है। इसके साथ साथ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हमको IMF के साथ मशरूत कर दिया है कि पहले आप IMF से कर्ज लें और फिर हम आपको कर्ज देंगे। अच्छा, IMF के हमारे कुरानों के मुताबिक IMF का ये कहना है कि आप जो गरीब लोगों की सब्सिडी है वो खत्म करें, पेट्रोल की, बिजली की, तो वो ये हमको आधी बताई जाती है। तो उनकी डिमांड ये भी इशराफिया को आपने दिया हुआ है, सब्सिडीज दी हुई है, मराद दी हुई है, वो बंद करें। वो उधर ये लोग आते नहीं है। ये तो जो पेट्रोल और उसकी जो सब्सिडी है वो तो 100-200 मिलियन डॉलर सब्सिडी की सही डिवीजन की जानी चाहिए। जनरल सेक्रेटरी फॉरेक्स एसोसिएशन ज़फ़र पराचा साहब 92 न्यूज़ को वक्त दे रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। शिराज अहमद भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के दोहा में IMF के साथ मुज़ाकरात, वज़ारत ख़ज़ाना का ट्वीट पैगाम में कहना है IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा भी IMF से मुज़ाकरात में शरीक हैं।
گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ، چیئرمین FBR اور دیگر حکام بھی شریک ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ IMF کے ساتھ کس طرح کا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو IMF کی جو کنڈیشنز ہیں وہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور یہ ایک جو ایگزسٹنگ پروگرام ہے اس کے جتنے بھی ٹارگٹس ہیں ان کی طرف آپ کو پیش قدمی دکھانی پڑے گی، اور جو اس میں پرائرٹی ایکشنز لینے تھے، اپ فرنٹ لینے تھے، بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، فسکل ڈیفیسٹ کو قابو میں لانا ہے، پرائمری ڈیفیسٹ اپنے ٹارگٹ کے مطابق کرنا ہے۔ حکومت نے خاصی دیر کر دی، یہ ان کو پہلے دن کر دینا چاہیے تھا۔ خاصا مارکیٹس کو نقصان ہو چکا ہے، اس وجہ سے انسرٹنٹی ریزالو نہیں ہو سکی۔ تو اس وقت IMF پروگرام کا بحال ہونا اور ایک اچھی اناؤنسمنٹ آنا وہاں سے دوحہ سے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے بیرون ملک قرضے جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ IMF کے بغیر ان کو نہ ری فائنینس کیا جا سکتا ہے، نہ سروس کیا جا سکتا ہے۔ IMF کے ساتھ آپ رہیں گے تو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے عالمی ادارے بھی آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو ڈالرز کی بھی ضرورت ہے اور اپنی معیشت کو اسٹیبلائز کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ڈیفالٹ سے بچنا ہے۔ تو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اس وقت گورنمنٹ کا کہ اس کو کریں۔ جی، IMF کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے انہیں وہاں مارا جہاں پانی بھی نہ ملے، ہر گزرتے دن ان کی مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے راولپنڈی میں معیشت دانوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں، یہ اداروں سے 1 سال کی گارنٹی دینے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان کے پاس صرف 1 ووٹ کی اکثریت ہے، یہ نہیں چل سکتے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ 1 ووٹ کی ان کے پاس اکثریت ہے مرکز میں، یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ جب بھی حالات کٹن ہوتے ہیں، اتحاد جو ہے نا وہ ٹوٹتے ہیں۔ یہ بھیک مانگ رہے ہیں اداروں سے کہ ہمیں 1.5 سال کی گارنٹی دی جائے، یہ بھیک مانگ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دے۔ انہوں نے ووٹ کا ریٹ جو ہے 25 کروڑ روپے لگایا ہے، اور آصف زرداری نے انہیں وہاں مارا ہے جہاں پانی نہ ملے۔ ہر دن جو بڑھے گا ان کے لیے مشکل اور مسائل کا دن ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے معیشت دانوں کے انٹرویو پنڈی اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ تو دوسری جانب حکومت کا آئندہ ہفتے انتخابی اصلاحات قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کرنی ہیں، کچھ بجٹ سے پہلے اور کچھ بجٹ کے بعد ہوں گی۔ انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو نہ ووٹ وہاں دے سکتے ہیں نہ ووٹ وہاں۔ اس کے باوجود ان کو 4 ووٹوں کی بڑھوتی حاصل ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کچھ اصلاحات ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں، اور الیکشن اصلاحات بھی ہیں جو بہت اہم ہیں، ان کے سوا الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن 7 مہینے مانگ رہی ہے، کم سے کم ہو چاہیے 7 مہینے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ الیکشن اگر کیئر ٹیکر بھی آ جائے، الیکشن کمیشن الیکشن نہ کرائے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اکتوبر نومبر تک تو کوئی ایسا ارادہ ہمارا نہیں ہے کہ اس کو ختم کریں۔ الیکشن اصلاحات، دوسرے اصلاحات ہم شروع کر رہے ہیں منڈے سے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ اصلاحات جب بن کے پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے، جو پالیسی آج کل رکھی ہوئی ہے عمران خان نے، اس کے 10 دن پریزیڈنٹ رکھ دے گا، سائن نہیں کرے گا۔ پھر ہم جون کے 2 تاریخ کو سیشن شروع کریں گے، اور بجٹ 10 تاریخ کو آئے گی۔ اس 8 دن کے اندر دوسرے اصلاحات۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہی ہیں؟ ابھی کوئی اس قسم کی پالیسی نہیں ہے، اس حالات پہ منحصر ہے کیا کرنا۔ عمران خان حکومت کے خلاف نہیں چلا رہا ہے، ریاست کے خلاف چلا رہا ہے، اور جو اس کے لب و لہجہ ہے وہ کسی اور طرف اشارہ کر رہا ہے۔
गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक महर को अचानक ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल आईजी सिंध ट्रेनिंग कामरान फजल को आईजी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। कराची से फयाज यूनुस की रिपोर्ट देखिए। कराची में हालिया बम धमाकों और अमनो अमान की खराब सूरत हाल, वजीर आला सिंध का इजहार भरमी, एपेक्स कमेटी के इजलास में सख्त फैसले और अब सिंध पुलिस में भी बड़ा तबादला कर दिया गया। आईजी सिंध मुश्ताक महर को ओहदे से हटा दिया गया। मुश्ताक महर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। मुश्ताक महर को 28 फरवरी 2020 को आईजी सिंध तैनात किया गया था। वो तकरीबन 2 बरस से ज्यादा इस ओहदे पर फाइज रहे। इससे पहले वो 2 मरतबा एडिशनल आईजी कराची के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ग्रेड 21 के अफसर एडिशनल आईजी सिंध ट्रेनिंग कामरान फजल को आईजी सिंध का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कामरान फजल एडिशनल आईजी सीटीडी और आरपीओ सक्कर समेत अहम ओहदों पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। फयाज यूनुस, 92 न्यूज, कराची। और कराची के इलाके सदर में बम धमाका करने वाला दहशतगर्द साथी समेत पुलिस मुकाबले में मारा गया। दहशतगर्दों का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। इसी हवाले से मैं रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ महमूद। सदर में बम धमाके करने वाला दहशतगर्द साथी समेत अंजाम को पहुंच गया। इंचार्ज सीटीडी मजर मशवानी के मुताबिक दहशतगर्दों की इत्तला पर गुज़िश्ता शब मारीपुर रोड के करीब छापा मारा। हसास इदारे के अहलकार भी साथ थे। दहशतगर्दों ने फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। हलाक दहशतगर्दों में अल्लाह डीनो और नवाब शामिल हैं। ताल्लुक कलदम तंजीम से है। इनके जो कब्जे से एक बैग मिला है, उसके अंदर डायनामाइट स्टिक, रिमोट कंट्रोल, एक रिसीवर डिवाइस और डेटोनेटर्स और 2 टीटी पिस्टल्स इनसे बरामद हुई हैं। इंचार्ज सीटीडी के मुताबिक फरार दहशतगर्द की तलाश की जा रही है। जल्द ही इसको गिरफ्तार कर लेंगे। कैमरामैन तलहा बख्तियार और साथी रिपोर्टर काशिफ हाशमी के साथ आरिफ महमूद, 92 न्यूज, कराची। खबर यह है कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात में वज़ीर आज़म को सिंध के इंतज़ामी और अमनो अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना है शरपसंद अनासर को अमनो अमान ख़राब करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात में वज़ीर आज़म को सिंध की इंतज़ामी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि उमर सरफराज चीमा का काबीना डिवीज़न का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का फैसला। उमर सरफराज चीमा ने आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। उमर सरफराज चीमा की जानब से आज पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, उमर सरफराज चीमा ने गवर्नरशिप से जो हटाए जाने का मामला है, इसको अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। उमर सरफराज चीमा जो है वो कबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज करेंगे। इस हवाले से आईनी माहिरीन से उन्होंने मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली है। उमर सरफराज चीमा की जानिब से आज पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। उमर सरफराज चीमा गवर्नरशिप से हटाने के कबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन को जो आज चैलेंज करेंगे और इस हवाले से उन्होंने जो आईनी माहिरीन से मुशावरत की है वो मुकम्मल कर ली गई है। गवर्नर हाउस में उमर सरफराज चीमा का दाखिला रोकने के लिए पुलिस फोर्सेस की तैनाती का मामला भी अदालत के सामने जो है वो हटाया जाएगा। जी शाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पंजाब में नंबर गेम फिर अहमियत इख्तियार कर गई। वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब की सूरत में दिलचस्प सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल, 371 अरकान के अवान में 186 का फिगर किसी के पास नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 पर मौजूद है, जबकि डिप्टी स्पीकर के अलावा पीटीआई के 157 और काफ लीग के 10 अरकान हैं। पीटीआई की स्पेशल नशिस्तों पर 5 अरकान आने से तादाद 172 हो जाएगी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के मुनर्रिफ अरकान हमजा शहबाज को वोट नहीं डालते तो हुकूमत और अपोजिशन की नंबर गेम 172 पर बराबर हो जाएगी। इस पर बात करेंगे मियाँ शाह नदीम से। मियाँ शाह नदीम, नंबर गेम के हवाले से जो उतार चढ़ाव है इसके हवाले से मजीद बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में सियासी और आईनी हलचल में इजाफा हो गया। पंजाब में एक मरतबा फिर नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई है। वज़ीर आला के दोबारा इंतखाब की सूरत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मिर्जारी का किरदार बहुत अहम हो गया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला के इंतखाब में सरदार दोस्त मोहम्मद मिर्जारी का
बोर्ड फैसला कौन किरदार अदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग के मुनहरिफ अरकान पार्टी के बरक्स वोट नहीं डाल सकेंगे। वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से मुलाकातों का कभी फैसला हुआ है। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल है। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान के डी सीट होने पर गोल्डन फिगर 186 किसी के पास भी नहीं होगा। 25 अरकान की डी सीट होने के बाद पंजाब का ऐवान 346 अरकान पर रह जाएगा। ऐवान में अददी अक्सरियत 173 वाला ही वज़ीर-ए-आला पंजाब होगा। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के 165 पीपल्स पार्टी के साथ आज़ाद अरकान 3 और राय पार्टी का एक रुकन है। इस तरह हुकूमती नंबर के वाले साहब हमें बता रहे थे। मियां शाही नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। ये चोरों का कुंभा जो इकट्ठा हुआ है ये क्या करेगा, क्योंकि नजर आ गया कुछ करने के काबिल नहीं है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। पाकिस्तान एक बुलंदी की तरफ रवां दवा था, और जिन लोगों ने ये साजिश की उनको भी सोचना चाहिए कि ऊपर जा रहा था, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, इकॉनमी बेहतर हो रही थी। आप लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 6% के करीब ग्रोथ हुई है। वो इनका जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उसने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसको कह रहे थे फिगर नीचे करो, उसे कह रहे थे 6 के बजाय कहो 4% ग्रोथ हुई है। 6% ग्रोथ हो रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़े सालों के बाद खड़ी हो गई थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो हर जगह आपको एक्टिविटी नजर आ रही थी। प्राइम मिनिस्टर की इमरान खान की खसूसी तवज्जो और मेहनत से एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी, हुकूमतें चल रही थी, पाकिस्तान चल रहा था। यस, मसाइल थे, ये था कि पेट्रोल महंगा हो रहा था, बाहर पाम ऑयल महंगा हो रहा था, बाहर से जो चीजें आती हैं वो महंगी हो रही थी, लेकिन हुकूमत मुकाबला कर रही थी। और इस 1.5 महीने में क्या हुआ है, आज मेरा ख्याल है 200 के करीब पहुंच गया डॉलर, 200 से ऊपर चला गया, 200 से ऊपर चला गया। ये पाकिस्तान की इकॉनमी फ्री फॉल में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरतानिया में पाकिस्तानी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने रद्दअमल देते हुए मिला जुला रद्दअमल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर वहीदुर रहमान ने फैसले को मुस्बत करार दिया, तो मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है इस फैसले का फ़ायदा आने वाली मजबूत जमहूरी पार्टियों को होगा। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने फैसले के कानूनी पहलुओं पर इजहार ख्याल किया, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल में इसको इस तनाज़र में देखना चाहिए कि ये आने वाले वक्त में जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार होगी उसकी हुकूमत की मुद्दत को प्रोटेक्ट करेगा। इसके ऊपर दिल बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में लोग टर्न कोर्ट्स जो अपनी पार्टी की हदायत या आप फ्लोर चेंज करते हैं उसको अच्छा नहीं जानते। लोटा क्रेसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा तशवीश अवाम में पाई जाती है। ये इस वक्त की बात नहीं है, काफ़ी अरसा से ही इस बारे में लोगों की तशवीश है कि पिछले 10-20 साल में अगर हम देखें तो बड़े बड़े वजीर आपको तमाम हुकूमतों में पाए जाएंगे, और इसके ऊपर अवाम की तशवीश भी है कि लोग 4-5 साल एक हुकूमत के साथ रहते हैं, अगली हुकूमत में आके अपने आप को फिर सेल करते हैं, वो उस हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, और लोग उनको तरह तरह के नामों से याद करते हैं। तो मेरे ख्याल में बादियुल नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रिंसिपल एक फैसला दिया है कि जो लोग अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे और उसका पार्टी का सरबराह ये कहेगा कि ये पार्टी की इसके ऊपर हदायत है तो उनका वोट शुमार नहीं होगा। तो ये बादियुल नज़र में कानून के मुताबिक भी है, अवामी मंशा के मुताबिक भी है। जो गलतियां जिन जिन अदारों से हुई थी वो अदारों ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया है। ये डिसीजन बहुत पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि पुराना रेफरेंस था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, और अब इसका नतीजा ये निकला है कि वो जो पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर आए थे और मुनहरिफ हो रहे थे और शो कर रहे थे कि अब हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हैं, वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि अगर आज प्रेसिडेंट अलवी साहब प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए कह देते हैं तो उनकी जो थिन मेजॉरिटी है सिर्फ 3 वोट की, जो हमें पहले पता है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनसे मुनहरिफ हो रही हैं, जिसमें एमक्यूएम सरफरिस्त है और उन्होंने कह दिया कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं
اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کے پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پہ اپنی اتحادی جماعتوں کو ان کا اجلاس بلا لیا ہے، تو اس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلنے والا ہے آج کل پرسوں میں نئے الیکشنز کی کال آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، اوورسیز پاکستانیز کو اور پاکستانی پوری قوم کو مبارک ہو کہ یہ جو بیٹل آپ نے شروع کی تھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی، اس کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ ہماری منزل پہلے سے اور زیادہ قریب ہے۔ انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت کو گھر جانے میں اس کا ٹائم زیادہ نہیں رہ گیا۔ مصر کے گرینڈ مفتی شیخ الظاہر شوقی ابراہیم عبدالکریم علام نے ووکنگ میں برطانیہ کی پہلی اور تاریخی مسجد شاہ جہاں کا دورہ کیا۔ شاہ جہاں مسجد کے ہیڈ امام محمد سعید ہاشمی، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریٹر ٹرسٹ شاہ جہان مسجد، سابقہ کاؤنٹی کونسلر شمس تبریز نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی رپورٹ میں۔ مصر کے گرینڈ مفتی شیخ الازہر شوقی ابراہیم عبدالکریم علام کی واکنگ آمد، برطانیہ کی پہلی اور تاریخی مسجد شاہ جہاں کا دورہ کیا۔ یہ مسجد لندن کے جنوب مغربی علاقے واکنگ میں 1889 میں تعمیر کی گئی تھی۔ مفتی اعظم مصر کی آمد پر ایم پی جونتھن لارڈ، کاؤنٹی کونسلر ریاست خان، کونسلر راجہ الیاس، چیف ایگزیکٹو عاطف ساجد محمود، لوکل گورنمنٹ ممبر ڈاکٹر ظفر اقبال، محمد حبیب اور دیگر شخصیات نے استقبال کیا۔ اس موقع پر گرینڈ مفتی کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق اور ادب کو اپنانا چاہیے اور دیار غیر میں رہتے ہوئے اسلام کو امن اور سلامتی کے پیغام کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یو کے یورپ میں مسلمانوں کو دوسری کمیونٹیز اور مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر امن اور محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ المسجد القديم الذي بنته الملكة شاهجة والذي يعد أقدم مسجد في بريطانيا، والحقيقة أنا كنت سعيدا ومسرورا كثيرا بهذه الزيارة وبلقاء فضيلة الشيخ شوقی ابراہیم عبدالکریم علام، جو کہ بہت بڑے مفتی گرینڈ مفتی ہیں مصر کے، جب ہماری مسجد میں آئی، میں تمام مسلمانوں کی طرف سے اور تمام جو ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں اور پورے پاکستان کی طرف سے اور پورے عالم اسلام کی طرف سے ان کو مسجد میں شاہ جہاں مسجد جو برطانیہ کی تاریخی مسجد ہے ویلکم کہتا ہوں۔ اور انہوں نے بڑی محبت بھرا پیغام دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اخلاق اور ادب کا اپنانے کا انہوں نے پیغام دیا اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ بعد میں معزز مہمان کو مسجد کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا گیا اور تاریخی لائبریری بھی دکھائی گئی۔ برطانیہ کی اس پہلی مسجد میں پاکستان سمیت دنیا کے کئی مسلمان ممالک کے سربراہان مملکت دورہ کر چکے ہیں۔ برطانیہ نے اس مسجد کو اپنے تاریخی ورثے میں بھی شامل کر رکھا ہے، جو برصغیر کے روایتی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ غلام حسین عوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے امیر مولانا عبدالقدیر آوان نے لندن کے علاقے ہیرو کی سینٹرل ہیرو مسجد میں سراج منیرہ کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مولانا عبدالقدیر آوان کا کہنا تھا، ہمیں اپنی زندگیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی رپورٹ میں۔ سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے امیر مولانا عبدالقدیر عوان ان دنوں برطانیہ اور یورپ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ کمیونٹی کے روحانی اجتماعات سے خطاب کر کے اوورسیز پاکستانیوں اور عقیدت مندوں کی روحانی تربیت میں مصروف ہیں۔ اسی سلسلے میں لندن کے علاقے ہیرو کی مسجد میں سالانہ سراج منیر کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ روحانی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر مولانا عبدالقدیر عوان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ کرنا ہوگا، اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ وہ کیسے کہتے ہیں صاحب ایمان جو ہیں قول المؤمنین، جہاں مومنین کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، وَأَطَعْنَا، جو سماعت کیا اس پر اطاعت کی، دست بستہ اس پر قائم ہو گئے اور اطاعت کی، اور اللہ جل شانہ انہیں مومنین مخاطب فرما۔ تو اللہ کے حبیب کا حکم ماننا اور ایسا ماننا پر اس پر معترض نہ ہونا، کیونکہ معزز سامعین کرام، جس درجے کا بھی اعتراض ہوگا اس درجے کا وہ اعتراض جو ہے فاصلہ دے گا۔ کسی شے کا جاننا اور کسی شے کے نہ ماننے پر اس پر اعتراض جو ہے کھڑا کرنا، یہ دو الگ موضوعات، دو الگ حصے ہیں، اور دونوں کے نتائج سمجھنے کے لیے جاننا اور
कुर्ब का सबब बनता है और तफरीक के लिए या किसी तरक्की के तहत किसी बात को उधेड़ना फासला मिटाता नहीं है, फासला बढ़ाने का सबब हो जाता है। उनका कहना था कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया है कि कोई जीरो ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह करीम ने अपने जिम्मे ना लिया हो। अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान ने अपने खिताब में यह भी कहा कि अल्लाह करीम 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, मगर जरूरत है अनाबत की। इस खालिक ने ना सिर्फ जरूरत बल्कि एहसास जरूरत भी अता फरमाया है और हर इंसान की जरूरत पूरी फरमाना इस रब कायनात की शान रबूबियत है। मौलाना अब्दुल कदीर अवान का कहना था कि अमल साले वो है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल साले करार दिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत मखलूक की निजात का वाहिद जरिया है। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी मरहले में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ जिसमें हाजरीन ने मौलाना अब्दुल कदीर अवान से मुख्तलिफ मसाइल के बारे में आगाही हासिल की। कॉन्फ्रेंस में खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK।